वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कॉपर के एलॉयज़ के बारे में पढ़ा था कि ब्रास और ब्रॉन्ज जो सबसे महत्वपूर्ण एलॉय हैं, जैसे धातु हैं तांबे के, जिसको हम हिंदी में पीतल और कांसा बोलते हैं, हमने उसके बारे में जाना था। आज हम कुछ और एलॉय के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और उसकी यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा पहला जो एलॉय है वो है डुरालमीन। ठीक है, इसको डुरालमीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल्युमिनियम का ये एलॉय है। ठीक है, हम देखिए आपके सामने भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि एल्युमिनियम इसमें कितना परसेंट है, तो 95%। ये कंपोजिशन की मैं बात कर रही हूँ, यानी संगठन। ठीक है, कॉपर होता है 4%, मैग्नीज होता है 0.5% और मैग्नीशियम होता है 0.5%। तो ये चार धातुओं को मिलकर बनता है। ये ऊष्मा एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसकी तन्य सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें, लचीलापन की बात करें तो अधिक होता है। इसकी इस्पात की तुलना में घनत्व कम होती है, किंतु सामर्थ्य में इस्पात के बराबर होता है। यानी कि स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बहुत मतलब ऑलमोस्ट इस्पात यानी स्टील के बराबर होता है। ठीक है, और इसका उपयोग वायुयान उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये हल्का होता है, मजबूत तो बहुत होता है, पर लाइट वेट होने की वजह से इसका ज़्यादातर उपयोग वायुयान के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा लिखा गया है कि वायुयान यानी एरोप्लेन का जो बिजनेस होता है इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे उसके पार्ट्स को बनाने के लिए डुरालमीन एलॉय का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ऑटोमोबाइल्स और लोकोमोटिव भागों को यानी उसके भी जो पार्ट्स होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी ऑपरेशन जो शल्य चिकित्सा यानी मेडिकल में जो ऑपरेशन के लिए जो सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो भी ज़्यादातर डुरालमीन का ही बनाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं सोल्डर आपको बता दूं, सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सोल्डर भी दो तरीके का होता है, सॉफ्ट सोल्डर और हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर आप सभी ने देखा होगा, वायर इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको हाथ से ही मोड़ देते हैं सॉफ्ट। तो अगर उसकी बात करें कंपोजिशन की, तो एक सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सोल्डर जो है वो मिश्र धातु है। ठीक है, और बनता है लेड, टिन और एंटीमनी से। तो लेड उसमें 37 to 60% होता है, उसमें टिन जो होता है 31 से 60% के बीच में। मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब का सोल्डर आपको बनाना है, उस हिसाब से उतनी परसेंट मिलती का अनुपात का उसमें धातु, अलग अलग धातु खास यानी टिन, लेड और एंटीमनी देखिए 0.12 से लेकर 2% सबसे कम इसमें एंटीमनी मिलाया जाता है होता है। ठीक है, ये कम ताप पर पिघल जाती है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो शुद्ध धातु के कंपेयर में कम होती है। इसका उपयोग विद्युत कनेक्शन को जोड़ने, शीशे के नलों को जोड़ने एवं टिन के कनस्तरों को बंद करने के लिए किया जाता है। यानी कहीं छेद हो गया तो उसको लीकेज को कम बंद करने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद देखिए एक ब्रेजिंग एलॉय है, इसको टिन, एंटीमनी और कॉपर से मिला के बनाते हैं। इसमें टिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, देखिए 92%, एंटीमनी 5 to 5% रहता है और कॉपर 2.5%। यह कम तापमान पिघल जाता है, चूँकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो उसकी जो गलांक बिंदु होती है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसका एलॉय का जो कम तापमान में पिघल जाता है। तो मजबूती से जहाँ पे भी इसको जॉइंट पे भी हम लगाते हैं, मजबूती से उसको पकड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, इसका मुख्य उपयोग इस्पात को जोड़ने में किया जाता है। सोचिए जो बड़े बड़े जो हैवी मशीनरी होते हैं, यंत्र होते हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए ब्रेजिंग एलॉय का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद टिन मास सोल्डर है, जो कि टिन और लेड से मिलकर बनता है। इसमें टिन 66% है और लेड जिसको 34% है। यह मुख्य उपयोग टिन की वस्तुओं को जोड़ने में किया था। यानी टिन के जो भी चीज़ें सामान वस्तु बनाई जाती है, तो उनके भी जो जोड़ रहता है उसको जोड़ने के लिए, सोल्डिंग करने के लिए टिन मैन्स सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो हमने बात करी नॉन फेरस एलॉय के बारे में। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में ये चीज़ बताया था कि जो मिश्र धातु है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, फेरस और नॉन फेरस। तो अभी तक हमने जिस भी एलॉय के बारे में पढ़ा वो नॉन फेरस एलॉय की कैटेगरी में आता है। और नॉन फेरस एलॉय की कैटेगरी में आने का मतलब यह है कि उसमें लोहे का प्रयोग यानी आयरन का प्रयोग नहीं किया गया। पर नेक्स्ट अभी जिस एलॉय के बारे में मैं बात करने वाली हूँ
वो है आपका फेरस एलॉय। और उसका रीज़न क्या है, फेरस बोलने का मतलब होता है आयरन, यानी ऐसा मिश्र धातु, ऐसा एलॉय जिसमें लोहे का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग फेरस एलॉय में पढ़ते हैं स्टेनलेस स्टील को। तो स्टेनलेस स्टील भी दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कंपोजिशन को जान लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील का कंपोजिशन क्या है। आपने सभी ने सुना होगा, सभी के घरों में बर्तन के रूप में स्टेनलेस स्टील बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लंबे समय तक चलता है, उसमें जंग नहीं लगता और उसमें किसी भी तरीके का कोई क्रैक्स या टूटता फूटता जल्दी नहीं है, बाकी लोहे की वजह से। ठीक है, तो उसमें आयरन देखिए 87 से 84% के बीच में होता है, क्रोमियम होता है 12 to 14% और निकल होता है 1 to 2%। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस तरह का आपको स्टेनलेस स्टील बनाना है, उसके हिसाब से अलग अलग मतलब कंपोजिशन में इन धातु को मिक्स किया जाता है। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और इस मिश्र धातु में आयरन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह मजबूत एवं कठोर होता है, यह क्षरण प्रतिरोधी होती है, मतलब संक्षारण इसमें नहीं होता। ठीक है, यह अत्यधिक टिकाऊ ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह जंग प्रतिरोधी होता है, किसी भी तरीके का इसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, उष्मा उपचार योग्य स्टेनलेस स्टील। ठीक, इसमें आयरन के साथ साथ कार्बन मिला होता है 1.2% और क्रोमियम 12 to 16%। यह कठोर तथा चुंबकीय प्रकृति का होता है तथा इससे 800 डिग्री सेल्सियस ताप तक प्रयुक्त किया जा सकता है। मतलब ये ऐसा स्टील है, इस्पात है जो कि बहुत ज़्यादा तापमान को भी झेल सकता है। ठीक है, शल्य उपकरण बनाने में भी की जाती है, मतलब मेडिकल फील्ड में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो उपकरण स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है जो हाई हीट रेजिस्टेंस बेस्ड रहता है। ब्लेड तथा कैंची इत्यादि बनाने के लिए भी, यानी टूल्स बनाने के लिए भी इसी इस्पात या स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद है गैर ऊष्मा उपचारित स्टेनलेस स्टील, इसको नॉन हिट रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। इसमें क्रोमियम देखिए 18% होगा और निकल 8%। इस प्रकार के इस्पात में उच्च ताप की प्रति सामर्थ्य क्षमता कम होती है। जैसे पहले अभी जिस हमने स्टेनलेस स्टील इस्पात की बात करी, वो 800 डिग्री तक का तापमान को झेल सकता है, सहन कर सकता है, पर इसमें इस स्टेनलेस स्टील में ये क्षमता नहीं। ठीक है, यह चुंबकीय एवं अचुंबकीय दोनों प्रकार की हो सकती है, मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब जिस हिसाब से कंपोजिशन है उसमें प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो भी सकती है और नहीं भी। उपयोग घरेलू बर्तन बनाने के लिए, जो भी हम लोग घर में जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर इसी इस्पात का बनाया जाता है। सजावटी वस्तुएं बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी शो पीसेस बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग फेरस एलॉय में ही कंटिन्यू करेंगे। और इस तरीके से आज का जो लेक्चर्स है ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने ड्यूरेलिमीन सोल्डर के बारे में जाना और साथ ही साथ हमने फेरस एलॉय में स्टेनलेस स्टील के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 तरह के स्टील के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप स्टूडेंट सभी अपने असाइनमेंट कॉपी में जिस हिसाब से मैंने फॉर्मेट में आपको आंसर लिखा है, इस हिसाब से आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो आप इसको आसानी से लिख सकेंगे, ताकि कौन सा एलॉय है, उसका नाम क्या है, कौन कौन से धातु या अधातु को मिलाकर बनाया जाता है, कितनी मात्रा में मिलाया जाता है, साथ ही साथ उसके गुण क्या होते हैं और उसका यूज़ कहाँ है, उपयोग कहाँ लाया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल आपको एक पेज में एक ऐसे मिल जाएगी। तो आप स्टूडेंट से भी इसको इसी हिसाब से बना लेंगे, राइट ऑल इन द सेम फॉर्मेट इन योर असाइनमेंट कॉपी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेरस एलॉय के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।